भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। आज ये नाम इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कहाँ से आई ये पार्टी और कैसे बनी इतनी बड़ी ताकत? चलिए आज हम इसी दिलचस्प सफर को देखते हैं, इसकी जड़ों से लेकर आज के दौर तक। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी वैचारिक जड़ें, मतलब आइडियोलॉजी कहाँ से आई। फिर बात करेंगे जनता एक्सपेरिमेंट की, एक बहुत ही अहम मोड़ था ये। इसके बाद आएगा एक नई पार्टी का जन्म, यानी बीजेपी की स्थापना। फिर हम देखेंगे कि कैसे ये पार्टी सत्ता तक पहुंची, और आखिर में आज के एरा ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभुत्व के युग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये एक तरह से हमारी पूरी कहानी का नक्शा है। 1951 में जनसंघ से शुरुआत, फिर 77 में जनता पार्टी का बनना, 1980 में बीजेपी का जन्म, और फिर वाजपेयी सरकार से लेकर 2014 में मोदी युग की शुरुआत तक। हर तारीख एक टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1951 से, बीजेपी के बनने से भी काफी पहले। इसकी जो वैचारिक नींव है वो असल में एक दूसरे संगठन में रखी गई थी, जिसका नाम था भारतीय जनसंघ। तारीख थी 21 अक्टूबर 1951। ये एक बहुत बहुत अहम दिन था। इसी दिन भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस की ऑफिशियली स्थापना हुई, और यहीं से उस आंदोलन की शुरुआत हुई जिसने दशकों बाद भारत की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। तो इस नए संगठन के पीछे कौन थे? सबसे बड़ा नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो एक दूरदर्शी नेता थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो कि एक ताकतवर राष्ट्रवादी संगठन है, उसके साथ मिलकर काम कर रहे थे। और उनके साथ थे दीनदयाल उपाध्याय, एक बहुत बड़े विचारक जिनकी फिलॉसफी ने ही पार्टी की आइडियोलॉजी की दिशा तय की। अच्छा, तो जनसंघ की कोर आइडियोलॉजी क्या थी? वो थी हिंदुत्व। अब यहाँ इसे सिर्फ एक धर्म की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक कल्चरल आइडेंटिटी, एक सांस्कृतिक पहचान की तरह देखा गया। मतलब आइडिया ये था कि भारत को उसकी साझी विरासत और कल्चर के दम पर एक किया जाए। इसी को कहते हैं कल्चरल नेशनलिज्म। हिंदुत्व के साथ साथ एक और बड़ा आइडिया था, एकात्म मानववाद। ये कॉन्सेप्ट दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था। इसका मतलब बहुत सिंपल शब्दों में है बैलेंस। ये फिलॉसफी कहती है कि एक मजबूत देश के लिए इंसान, समाज और प्रकृति, इन सब की ज़रूरतों में एक तालमेल होना ज़रूरी है। और ये ही होलिस्टिक अप्रोच आगे चलकर बीजेपी का भी एक फाउंडेशनल प्रिंसिपल बना। लेकिन पॉलिटिक्स में, जैसा हम जानते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। जनसंघ के लिए भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल भूचाल आने वाला था। अब हम कहानी के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां भारतीय राजनीति में बहुत उथल-पुथल मची थी। इसे कहते हैं जनता एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा गठबंधन जो बना तो बड़ी उम्मीदों से, लेकिन उसका अंत बहुत नाटकीय हुआ। जरा सोचिए, साल है 1975। देश में इमरजेंसी लगी है, लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। ऐसे मुश्किल हालात में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जो पार्टियां एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थी, वो सब एक साथ आ जाती हैं। इसमें जनसंघ भी था, और इन सबका एक ही कॉमन दुश्मन था, इंदिरा गांधी की सरकार। ये किसी फिल्म की कहानी जैसा था। जनसंघ ने बाकी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बनाई जनता पार्टी, और कमाल देखिए, उन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने इलेक्शन में कांग्रेस को हरा दिया। पर ये जीत ज्यादा टिकी नहीं। गठबंधन के अंदर ही झगड़े शुरू हो गए। एक बड़ा मुद्दा था जनसंघ का आरएसएस से कनेक्शन, जो बाकी पार्टियों को पसंद नहीं था। बस इसी अंदरूनी लड़ाई की वजह से 1979 आते आते ये जनता एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। जनता पार्टी तो बिखर गई, लेकिन उसकी राख से एक नई पॉलिटिकल पावर जन्म लेने वाली थी। एक ऐसी पार्टी जिसने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा था, और ये थी भारतीय जनता पार्टी। तो अब सवाल ये था, जनता पार्टी तो खत्म हो गई, तो उसके अंदर जो जनसंघ वाला गुट था, उसका क्या होगा? उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो हार मान ले या फिर से खड़े होकर कुछ नया बनाए। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तारीख थी 6 अप्रैल 1980। इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का जन्म हुआ, बिल्कुल एक फीनिक्स की तरह जो अपनी ही राख से दोबारा जन्म लेता है। इस नई पार्टी की कमान संभाली
दो बड़े दिग्गजों ने, अटल बिहारी वाजपेयी जो एक कमाल के वक्ता थे, और लाल कृष्ण आडवाणी जिन्हें एक बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता था। उन्होंने जनसंघ की पुरानी आइडियोलॉजी को तो साथ रखा, लेकिन उसमें दो नई चीजें जोड़ी, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन और मजबूत नेशनल सिक्योरिटी का वादा। तो ये एक तरह से पुरानी जड़ों और नए विजन का एक मिक्स था। चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, बीजेपी का सत्ता तक का सफर। ये एक धीमी शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे इसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आखिरकार ये एक ऐसी ताकत बन गई जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। तो ये पार्टी इतनी पॉपुलर कैसे हुई? 80 के दशक के आखिर और 90 की शुरुआत में बीजेपी ने कई बड़े जन आंदोलनों में हिस्सा लिया। इसमें सबसे बड़ा था राम जन्मभूमि आंदोलन। ये एक बहुत ही इमोशनल और विवादास्पद मुद्दा था, लेकिन इसकी वजह से बीजेपी लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना पाई और उसका सपोर्ट बेस बहुत तेजी से बढ़ा। और फिर आया साल 1996, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। पहली बार बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी सिंगल पार्टी बनकर उभरी। ये इस बात का साफ संकेत था कि देश की राजनीति का रुख बदल रहा है। अब बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, बल्कि एक मेन प्लेयर बन चुकी थी। फिर 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार केंद्र में सरकार चलाई। ये दौर बड़े बदलावों का था। भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। देश में सड़कों का जाल बिछाने वाली गोल्डन क्वाड्रिलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और टेलीकॉम सेक्टर में भी एक क्रांति आई जिसने भारत को डिजिटल एज की तरफ धकेल दिया। और यहाँ से हम आते हैं बीजेपी की कहानी के मौजूदा और शायद सबसे पावरफुल चैप्टर पर, द एरा ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभुत्व का युग। ये वो दौर है जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक बार फिर से बदल कर रख दिया और बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। 2014 ये वो साल है जिसने सब कुछ बदल दिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को एक ऐतिहासिक जीत मिली, लोकसभा में अपने दम पर बहुमत। ये सिर्फ एक इलेक्शन जीतना नहीं था, ये एक पॉलिटिकल सुनामी की तरह था जिसने दशकों पुराने सारे राजनीतिक समीकरणों को उखाड़ फेंका। 2014 के बाद से मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी को देखें तो इसमें कई चीजें शामिल हैं। एक तरफ है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स पर जोर, तो दूसरी तरफ हैं उज्ज्वला और आयुष्मान भारत जैसी वेलफेयर स्कीम्स जिनके जरिए गरीबों तक पहुंच बनाई गई। तो ये एक डबल स्ट्रैटेजी रही है जो काफी कामयाब साबित हुई। तो ये थी पूरी कहानी 1951 में जनसंघ की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनने तक। बीजेपी का ये सफर वाकई में असाधारण रहा है। ये कहानी है लगातार कोशिश करने की, वक्त के साथ बदलने की और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की। तो एक राजनीतिक विंग से शुरू होकर नेशनल डोमिनेंस तक बीजेपी का ये सफर इंडियन पॉलिटिक्स के बदलते चेहरे को दिखाता है। लेकिन इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी अपना ये दबदबा कायम रख पाएगी या राजनीति में कोई नया मोड़ आएगा? इसका जवाब तो खैर सिर्फ वक्त ही दे सकता है।